हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम यहाँ कोणार्क से निकल चुके हैं पुरी के लिए, जो कि 40 किलोमीटर है और तकरीबन 1 घंटे लगने वाले हैं हमें पहुँचने में पुरी। अभी आज मैं आ चुकी हूँ पुरी और हम लोग OTDC के यात्री निवास में, जो यहाँ पंच निवास के नाम से है, वहाँ पे रुके हैं। और उसका ये प्राइवेट बीच है, ब्लू फ्लैग बीच। अभी हम शाम में थोड़ा एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर। कल सुबह हम जगन्नाथपुरी का जो फेमस टेम्पल है जगन्नाथ मंदिर, वो विजिट करेंगे और कुछ और बीचेस विजिट करेंगे और लोकल साइट सीइंग करेंगे। और कुछ अगर हमारी आइटनरी में है, हम देखिए कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, तो फिर हम वो भी कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है। अभी मैं देखूंगी कि क्या मार्केट में क्या क्या मिल रहा है। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ पुरी बीच कैसा है। अभी यहाँ कुछ खास नहीं मुझे दिख रहा है पुरी बीच पर। जैसा कि मैंने सुना था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट रहता है, बट ये कुछ छोटी मोटी दुकानें ही मुझे दिख रही हैं। ऐसा कुछ अच्छा मार्केट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से, पहुँचती हूँ डिनर के लिए और उसके बाद मुझे अच्छी नींद लेनी है, सो दैट मैं कल मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँ मंदिर में दर्शन के लिए। आज मैं रेडी हो गई हूँ जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कल ही दोपहर में पुरी पहुंच गई थी। और कल मैंने थोड़े बीचेस यहाँ पे गई घूमने के लिए, जैसे गोल्डन बीच, पुरी बीच और ब्लू फ्लैग बीच। तो आज सुबह मैं रेडी हो गई हूँ जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए और अभी मैं निकलूंगी और वहाँ जाने के बाद मैं आपको अपडेट करूंगी कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है दर्शन के लिए। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। एक है रामेश्वरम, एक बद्रीनाथ, एक द्वारका और एक जगन्नाथपुरी। तो अभी मैं चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ पर मंदिर कैसा है, वहाँ पे दर्शन किस तरीके से होते हैं, क्या क्या वहाँ पे रूल्स हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अपडेट के लिए और जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए। अभी मंदिर के पट नहीं खुले हैं और ये महापुजारी और मंदिर के जितने भी पुजारी हैं वो सारे मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। अभी ये पट खुलेगा और मंदिर में पुजारी प्रवेश करेंगे और सबसे पहले वो आरती करेंगे। ये देखिए पट खुल गया, अभी आरती होगी और उसके बाद भक्तगण दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से लाइन लगी रहती है, यहाँ तक तो लाइन रहती है, लेकिन इसके बाद कोई लाइन नहीं है। काफ़ी धक्का मुक्की हो जाती है, लोग बिल्कुल दौड़ते हुए भागते हुए दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर आप दोपहर में जाते हैं दर्शन के लिए 10 बजे के बाद, तो मुझे लगता है थोड़ी कम भीड़ रहेगी। मॉर्निंग टाइम में गेट बंद रहता है, इसलिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जो मैंने आज फेस किया, ये थी छोटी सी जानकारी कि आप किस तरह से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, पर्स, जूते ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको सब कुछ पास में ही लॉकर रूम होता है, वहाँ पर जमा करके आना होता है। और मंदिर, जैसा कि आपको पता होगा, कि श्री कृष्ण, सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम के लिए समर्पित है। यहाँ उनकी वुडन मूर्तियाँ हैं। बाकी सब मंदिरों में आपको पत्थर की या मेटल की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, बट यहाँ उनकी लकड़ी की मूर्ति है। ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति को सर्वप्रथम विश्वकर्मा ने बनाया था और उसके बाद 12 साल पे, हर एक 12 साल पे ये मूर्ति चेंज होती रहती है। और ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस मूर्ति के अंदर धड़कता है। अब ये कितना सत्य है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन करके मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से मंदिर दोपहर में विज़िट करूँगी। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं फिर से मंदिर विज़िट कर रही हूँ महाप्रसाद के लिए।
मंदिर से 500-600 मीटर पहले ही आपको टेम्पो छोड़ देता है। उसके बाद आपको पैदल चलकर मंदिर तक जाना है। रास्ते में कारपेट्स बिछी रहती हैं और ज़मीन पर पानी का छिड़काव भी होता रहता है, लेकिन फिर भी पैर तो थोड़ा जलेगा ही। और ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वाइट कलर की, ये गाड़ियाँ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से हैं, जो सीनियर सिटीज़न और जिन महिलाओं के पास छोटे बच्चे हैं उनको मंदिर तक, टेम्पो स्टैंड से मंदिर तक और मंदिर से टेम्पो स्टैंड तक छोड़ती हैं। अभी देखिए थोड़ी कम भीड़ है, ज़्यादा लाइन नहीं मुझे दिख रही है, लोग आसानी से जा रहे हैं। मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अभी मैं महाप्रसाद लेकर मंदिर से आ गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि महाप्रसाद मैं मंदिर में ही ग्रहण करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, महाप्रसाद में आकर यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ एक साथ हम सब महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो महाप्रसाद में मैंने लिए है ये सारी चीज़ें, जैसे ये चावल है, इधर चटनी है, ये है पायस, ये 2 तरह की सब्जियां हैं और ये है दाल। वहाँ पर आनंद बाजार के पास महाप्रसाद का वितरण होता है और महाप्रसाद आप अपने हिसाब से, आपको जो जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें ली हैं, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको जो भी महाप्रसाद में लेना हो आप ले सकते हैं। बहुत सारे वेंडर्स भी हैं महाप्रसाद के लिए, तो आपको जिस वेंडर से सही लगे आप उस वेंडर से ले सकते हैं। और साथ में मैंने ये पत्तल भी लिया है, इसमें रखकर महाप्रसाद हम खाएंगे। और महाप्रसाद हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, ऐसा वहाँ के पुजारी ने हमें बताया। और ये सारा महाप्रसाद मैंने 600 में लिया है। आप अपने हिसाब से जो लेते हैं, जितना क्वांटिटी लेते हैं, उस हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। तो ये रहा महाप्रसाद और अभी मैं इसको सर्व करूंगी और हम पूरी फैमिली मिलकर एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी मैं आई हूँ साक्षी गोपाल मंदिर में। ये है साक्षी गोपाल मंदिर। ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद साक्षी गोपाल का दर्शन जरूर करना चाहिए, नहीं तो जगन्नाथपुरी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मैंने शाम को साक्षी गोपाल के दर्शन कर लिए थे, लेकिन वहाँ काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ था, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। वहाँ की एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक धनवान ब्राह्मण था, उसे तीर्थ यात्रा करनी थी, उसे वृंदावन जाना था। एक गरीब लड़के ने उसकी काफ़ी मदद की वृंदावन जाने में। उस समय की बात है जब तीर्थ यात्रा पैदल की जाती थी, खुद ही रहने की और खाने की व्यवस्था करनी होती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो उस लड़के ने उस ब्राह्मण की काफ़ी मदद की। ब्राह्मण ने खुश होकर वृंदावन में मंदिर में बांके बिहारी के सामने उसे ये वचन दिया कि अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा, उस गरीब लड़के के साथ कर देगा। लेकिन वापस लौटने के बाद ब्राह्मण ने उस बात को भुला दिया। तो उस लड़के ने ब्राह्मण को याद दिलाया कि आपने मुझे वचन दिया था, तो अब आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करा दें। लेकिन ब्राह्मण ने जब अपने घर में ये बात की तो घर के लोगों ने ये कह के मना कर दिया कि लड़का बहुत गरीब है, हम अपनी पुत्री का विवाह वहाँ नहीं कर सकते। उसके बाद वो लड़का पंचायत में गया अपनी अर्जी लेकर। तो पंचों ने कहा कि उस समय जब ब्राह्मण ने तुम्हें ये वचन दिया था तो और कौन था वहाँ जो इस बात को साबित कर सके कि ब्राह्मण ने तुम्हें ये वचन दिया था। तो उस लड़के ने बोला वहाँ तो सिर्फ बांके बिहारी थे। तो पंच हंसने लगे और बोले कि जाओ बांके बिहारी को जाकर बुलाकर लाओ अपनी गवाही देने के लिए। लड़का वापस वृंदावन गया और वहाँ जाकर उसने बांके बिहारी को अपनी पूरी बात बताई और उनसे आग्रह किया कि वो आकर पंचों के सामने गवाही दें और ये साबित करें कि ब्राह्मण ने उसे ये वचन दिया था। बांके बिहारी अपने भक्त की इस अटूट श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। बांके बिहारी के प्रति इस भक्त की अटूट विश्वास को देखकर बांके बिहारी उस लड़के के साथ आने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने बोला कि रास्ते में मैं तुम्हें पीछे से आवाज़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जहाँ पर तुमने पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़के ने बात मान ली। फिर वो दोनों लोग बांके बिहारी और वो लड़का वहाँ से चले। रास्ते में कटक के आगे एक गांव है, वहाँ पर रेत की ज़मीन आई। उस समय बांके बिहारी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो गई आनी। तब लड़का बहुत विचलित हो गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। फिर क्या बांके बिहारी वहीं स्थिर हो गए? अब लड़के को बहुत चिंता हुई कि बांके बिहारी यहीं स्थिर हो गए हैं तो मेरी गवाही कौन देगा। तब बांके बिहारी ने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम पंचों को यहाँ लेकर आओ, मैं गवाही दूंगा। लड़का गया, पंचों को लेकर बांके बिहारी के सामने आया।
तो बांके बिहारी ने कहा कि हाँ, मैं साक्षी हूँ इस बात का कि ब्राह्मण ने इस लड़के को वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देगा। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। इसके बाद वहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर स्थापित हो गया, क्योंकि भगवान ने साक्षी होकर इस बात को प्रमाणित किया था। इसके बाद से जो भी जगन्नाथपुरी के दर्शन को आता है, जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद साक्षी गोपाल के दर्शन जरूर करता है और उनका भी आशीर्वाद लेता है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन साक्षी गोपाल के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो ये थी छोटी सी स्टोरी साक्षी गोपाल मंदिर की। अभी बजे हैं रात के 11:30। मैं अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ भगवान का शयन देखकर, जगन्नाथ जी का शयन देखकर, और अभी बत्तियाँ बंद हो चुकी हैं, पट बंद हो गया है। अब सुबह दर्शन के लिए पट खुलेगा। मैंने आज का पूरा दिन मंदिर में व्यतीत किया। मैं सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गई, दोपहर में मैंने वहाँ से महाप्रसाद लिया और अभी मैं शयन देख कर आई हूँ। जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो बगल में एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर मेन मूर्ति स्थापित है, उसके पास ही एक छोटा सा रूम है जहाँ पर भगवान के शयन की सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे उनका बिस्तरा, तकिया, छतरी और छोटी मूर्ति रखी जाती है जिसको भाव देकर शयन कराया जाता है। अगर आपको शयन देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मंदिर 10 बजे रात तक पहुंच जाएं, अदरवाइज़ काफ़ी भीड़ हो जाती है। 11 बजे तक शयन की प्रक्रिया होती है और तब तक इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप उस भीड़ में जाएं। 10 बजे अगर आप जाते हैं तो शुरू की थोड़ी प्रक्रिया आप अच्छे से देख पाएंगे, बाद में तो भीड़ होती ही है क्योंकि सभी ये प्रक्रिया देखना चाहते हैं, सभी जगन्नाथ जी का शयन और दिन का समापन देखना चाहते हैं। तो ये था मेरा पूरा आज का दिन। मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहाँ का महाप्रसाद खाया, साक्षी गोपाल के दर्शन किए और कल मैं जाऊँगी चिलिका लेक देखने। कल उड़ीसा में मेरा आखिरी दिन है, लास्ट डे है, उसके बाद मैं रिटर्न हो जाऊंगी। तो कल चिलिका लेक में मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। वैसे तो हमारा प्लान था आज सुबह सुबह चिलिका लेक निकल जाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जब हम जगन्नाथपुरी आए हैं जो कि 4 धामों में से एक है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चे का दूसरा मुंडन यहाँ करवा लूँ। मैंने अपने बच्चे का मुंडन रामेश्वरम में कराया था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा। तो अभी मैंने सोचा कि अभी एक बार फिर से मैं अपने बच्चे का मुंडन यहाँ करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मुंडन के लिए बहुत अच्छी सुविधा मैंने नहीं देखी जैसा कि मैंने रामेश्वरम में देखा था। यहाँ पर जो मुंडन करने वाले लोग होते हैं वो मनमानी प्राइस बोलते हैं मुंडन के लिए, एंड थोड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था मुझे नहीं लगी। बट स्टिल मैंने अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पे करवाया और उसके बाद अब मैं मुंडन के बाद निकलूँगी चिलिका लेक के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ चिलिका लेक में। टिल देन बाय बाय।